खुला है पेज नंबर 35 पर, पेज नंबर 35, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, HCV वॉल्यूम 2, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, कैसे करेंगे, बस फटाफट करते जाओ, उसमें से कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। विपरीत, what temperature the mean speed of a molecule of hydrogen gas equal to the escape speed from the earth? क्या करोगे इसमें? नहीं, मीन स्पीड कह रहे हैं ना, एट व्हाट टेम्परेचर द मीन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस इक्वल टू द एस्केप स्पीड। तो मीन स्पीड का फॉर्मूला बताएं पहले तो, गैस √2 RT। अब वो आरएमएस है, मीन स्पीड मतलब ये एवरेज स्पीड है, ये एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला है, कितना है 8 RT/पाई इंटू मोलर मास, और ये इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी, वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको रखेंगे 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड में। इसमें कैपिटल एम क्या रखोगे आप? सर 2 हाइड्रोजन है ये, 2 नहीं, 2 ग्राम होता है वो, तो इंटू -3, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स पर ध्यान दो। और आर क्या रखोगे? 8.3। 8.3। ऊपर लिखा भी है, एक्सरसाइज के बिग स्टार्टिंग में देखो लिखा है यूज आर इक्वल टू 8.3। तो ये हम लोगों ने कल भी कहा था कि फिजिक्स में जब आप जाओगे तो आर को 8.3। ओके, बाकी कैलकुलेशन पार्ट है। ऐसे ही 14th नंबर क्वेश्चन देखो आप, 14th नंबर क्वेश्चन, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल इज इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द टेम्परेचर। हाँ, तो इसमें वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि 3/2 टाइम्स K इंटू T, और ये दे रखा है हमें 0.040 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इट इज 0.04 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए। आगे इसको भी कैलकुलेशन ही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। नाइनटीन्थ क्वेश्चन में find the ratio of mean speed of hydrogen molecule to the mean speed of nitrogen molecule in a sample containing a mixture of two gases। हाँ, क्योंकि मिक्सचर में एक्चुअली जब मिक्सचर होगा ना नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का मिक्सचर लोगे आप, तो उसमें टेम्परेचर क्या दोनों के लिए अलग अलग होंगे कि फिर एक ही बनेगा? सेम होंगे। मिक्सचर, क्योंकि जब दो चीजें मिक्स हो जाती हैं तो वो सब कॉमन टेम्परेचर पे होते हैं, तो टेम्परेचर पार्ट कॉमन रहेगा, तो स्पीड उनके मोलर मास के इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा V ऑफ नाइट्रोजन बाय V ऑफ हाइड्रोजन विल बी रूट ऑफ मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। ये सब बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन जो है, ठीक है। ट्वेंटियथ क्वेश्चन में फटाफट देखिए जरा। तुम लोग बता सकते हो भाई, जो घर पे बैठे तुम लोग भी डिस्कस करके बता सकते हो क्या करना चाहिए 20th में। सर जो लेफ्ट वाले की आर्मी स्पीड है और राइट वाले की मीन स्पीड है, उसे बस इक्वल करना है सर।
RMS लेफ्ट वाले का और मीन राइट वाले का बराबर करना है, रेशियो ऑफ मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। 20 इसको एक्चुअली इसलिए लिया ना कि इसमें एक वर्ड है डायाथर्मिक। क्या होता है इसका मतलब? डायाथर्मिक का मतलब होता है कि सर दो टेम्परेचर एक ही समय पे हाँ, विस्तार करता है। हाईली कंडक्टिंग। डायाथर्मिक मतलब कि वेरी गुड कंडक्टर, इनफाइनाइट इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। हाँ, तो दो हीट नहीं, टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे, मतलब लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में टेम्परेचर सेम रहेंगे। बाकी तो इसमें कुछ नहीं करना है। लेफ्ट वाले में RMS का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो हो गया √3RT अपॉन उसका लेफ्ट साइड का मोलर मास, और लेफ्ट साइड के मोलर मास को ये लिख लोगे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये बन जाएगा मोलर मास। और राइट वाले की मीन स्पीड यानी कि 8RT अपॉन पाई इंटू मोलर मास राइट साइड पर, तो वो राइट वाले के एक मॉलिक्यूल का मास और उसके एवोगैड्रो नंबर उधर भी। बस ये करना है। मेन पॉइंट वाज दैट टेम्परेचर विल बी सेम फॉर बोथ साइड, और दैट इज द मीनिंग ऑफ डायथर्मिक। ये हीट ट्रांसफर अलाउ कर देते हैं एक्चुअली। डायथर्मिक का मतलब ये होता है कि अगर लेफ्ट और राइट में अगर कुछ टेम्परेचर डिफरेंस आया तो वो फिर खत्म हो जाएगा। बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर दैट टेम्परेचर डिफरेंस कैन नॉट बी सस्टेन्ड। 20 देखिए 21 ये अलग टॉपिक है। 21 का आप देखोगे तो ये किसके ऊपर टॉपिक है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी और मीन फ्री पाथ के ऊपर है। इसमें जो क्वेश्चन है वो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी और मीन फ्री पाथ, इसको यहीं पर निपटाते जरा, इसका भी खत्म करो। इसका भी बहुत छोटा डेरिवेशन है, नोट करें। कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड मीन फ्री पाथ एक्सक्लूसिव टॉपिक है जेईई मेन के लिए। है फॉर्मूला वैसे याद है तुम लोग को कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए कोई फॉर्मूला? सर 1/√2 ND² म्यू बार। बिल्कुल, इसको पढ़ लेना, ये क्वेश्चन जरूर हाईलाइट कर लेना, क्योंकि ये मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। करंट सिनेरियो में ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना। आप अपने से बोलो, आप सिर्फ HCV लगा डालो, बताना कुछ नहीं छूटेगा यार, भरोसा रखिए। HCV लगा डालिए, मेंस में एक सिंगल कंसेप्ट नहीं छूटता। ठीक है। मीन फ्री पाथ में मतलब एक्चुअली ये कहा जाता है कि जो गैस मॉलिक्यूल ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास कोई सैंपल ऑफ गैस हो, मान लें एक सैंपल ऑफ गैस कहीं पर यूज करें, तो सैंपल ऑफ गैस का मतलब उसमें कई सारे मॉलिक्यूल होंगे। हम लोगों ने क्या माना हुआ है कि वो मॉलिक्यूल पार्टिकल्स हैं, या फिर जो एजम्पशन होता है ना आइडियल गैस का, उसमें मॉलिक्यूल्स को क्या माने गए हैं? पार्टिकल सर पॉइंट्स। नहीं। आइडियल गैस के एजम्पशंस में आप गैस के मॉलिक्यूल को रिजिड स्फीयर्स मानते हो, बट यस उन सर। स्फीयर का साइज नहीं मानते हो। कहते हो वो स्फीयर है लेकिन साइज नहीं होता उनमें, और इसी वजह से अब ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल खुद कोई वॉल्यूम कैरी नहीं करते। जो वॉन्डर वॉल करेक्शंस में वॉल्यूम के आगे v माइनस बी का टर्म है, वो b जो है वो मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को ही तो लिया गया था। बट आइडियल गैस के एजम्पशन में मॉलिक्यूल स्फीयर जरूर है, बट फिर भी हम ये कह देते हैं कि वो साइज उनका जो होगा वो कंटेनर के कंपैरिजन में कुछ नहीं होगा। बाकी क्या कहते हो आप कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये सब चल रहे होते हैं, हर मॉलिक्यूल को, और सब एक पर्टिकुलर टाइम पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब रैंडम डायरेक्शंस में चल रहे होते हैं। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता इनके चलने का, सब मॉलिक्यूल अपने अपने हिसाब से अलग अलग डायरेक्शंस में चल रहे होते हैं, और ये सब आपस में कोलाइड करते रहते हैं बिकॉज सब रैंडम चल रहे हैं। ये ट्रैफिक की तरीके से है कि ट्रैफिक अगर
ट्रैफिक लॉ को फॉलो ना करे और उल्टा सीधा ट्रैफिक चलता रहे, कोई कहीं से भी आ रहा हो, तो हर कोई किसी न किसी से भिड़ रहा हो, खूब सारे कोलिजन होंगे। तो इसमें डिराइव करने के लिए ना हम एक अप्रोक्सीमेशन मानते हैं। एक्चुअल में तो क्या हो रहा है कि सारे मॉलिक्यूल चल रहे हैं, एक्चुअल में जितने भी मॉलिक्यूल सैंपल में प्रेजेंट होंगे वो सब किसी न किसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, और सब क्या एक ही स्पीड पे चल रहे होंगे। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितने मॉलिक्यूल सैंपल में हैं, क्या वो सब सेम स्पीड पर चलते हैं, या फिर सबकी स्पीड में भी डिफरेंस आता है, कोई कम स्पीड पे चलता है, कोई ज्यादा स्पीड पर चलता है, अलग अलग। क्योंकि इसी चीज को मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन पर में बताया गया है कि हर मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पर आते हैं। तो इस मॉडल को समझने के लिए आप क्या करो, लेट एनी वन मॉलिक्यूल इज इन मोशन मान लें, एंड अदर्स आर एट रेस्ट। इसको ऐसे मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल मोशन में है, बाकी सब रेस्ट पे है। ये सिर्फ मैं लेट कर रहा हूँ यहाँ पर, हाइपोथेटिकली ये मान के चल रहा है। एक्चुअल में तो सारे मॉलिक्यूल मोशन में है। बट क्योंकि हमने मॉलिक्यूल को स्फीयर माना हुआ है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो इस लाइन में हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि खूब सारे स्फीयर्स हैं, खूब सारे स्फीयर्स रखे गए हैं, और उनमें से एक स्फीयर चल रहा हो। तो ये बताइए, अगर कोई एक सिंगल स्फीयर v वेलोसिटी से आगे बढ़े, और इसके आसपास में और भी स्फीयर्स हैं बट वो स्टेशनरी है, तो क्राइटेरिया क्या होगा कि ये वाला स्फीयर बाकी के स्फीयर से कोलाइड कर जाए। एक स्फीयर v स्पीड पर चल रहा है और बाकी के स्फीयर स्टेशनरी है, तो क्या कंडीशन बननी चाहिए जिसमें कि हमारा एक स्फीयर बाकी के स्फीयर के साथ कोलाइड करे, और ये सारे स्फीयर आइडेंटिकल है, डायमीटर सबका एक ही होगा। तो अगर हम ये मान लें कि हमारा एक स्फीयर का डायमीटर d है, इसकी डायमीटर को आप d मान लो, और अब जरा लॉजिक सुनिएगा। अगर अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल यानी कि कोई ऐसा स्फीयर जिसका सेंटर इस वाले स्फीयर के सेंटर से, जो ये वाला स्फीयर है इसके सेंटर से d डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से d डिस्टेंस पर किसी दूसरे स्फीयर का सेंटर हो, अगर मतलब एक मॉलिक्यूल जो v वेलोसिटी से चल रहा है उसका सेंटर, और दूसरा मॉलिक्यूल जो कि स्फीयर है वो स्टेशनरी है, अगर दोनों के सेंटर्स d डिस्टेंस से ज्यादा पे हो, अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस d डिस्टेंस से ज्यादा हो जाए, क्या इन दोनों में कांटेक्ट पॉसिबल है? क्योंकि अगर टेंजेंशियल मैनर में दो आइडेंटिकल स्फीयर टच कर जाए, मान लीजिए दो आइडेंटिकल स्फीयर एक दूसरे को टच कर जाए अगर, तो उस कंडीशन में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगी वो डायमीटर बनेगी। तो अगर हम ये कह दें कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर d से ज्यादा आ रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों में कोलिजन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं तो होगी सर। अगर हमारा कोई एक मॉलिक्यूल है जिसको हमने स्फीयर बनाया, एक मॉलिक्यूल जो कि स्फीयर है, अगर वो v वेलोसिटी से चल रहा है और वो किसी और मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहा है, तो ये ऑब्वियस है कि जो मूविंग मॉलिक्यूल है और जो स्टेशनरी मॉलिक्यूल है जिनमें कोलिजन हो रही है, ये ऑब्वियस है कि उनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस d से कम रहा होगा। कोलिजन हो रही है तो d से कम रहा होगा, कोलिजन नहीं हो रही है तो d से ज्यादा रहा होगा। मान सकते हैं इसको? क्लियर है? मॉडल क्लियर है कि ऑल दोज मॉलिक्यूल्स फॉर विच द सेंटर विल बी at more than d distance from the moving molecule,
all those molecules for which the center will be at more than a d distance from this center of a moving molecule, they will not collide. तो इसी मॉडल के लिए हम क्या करते हैं ना, अब इस मॉडल को समझने के लिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल मान लें, एक हाइपोथेटिकल स्फीयर मानिए, एक ऐसा हाइपोथेटिकल स्फीयर जिसकी रेडियस डी हो, एक ऐसा हाइपोथेटिकल स्फीयर जिसकी रेडियस को डी मान लें, रेडियस को, डायमीटर को डी, और बाकी के मॉलिक्यूल को हम पार्टिकल्स मान लें। मतलब जो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है उसको हाइपोथेटिकली डी रेडियस का मान लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या कहा था, म्यूट हो गया आपको। बहुत ध्यान से समझना है यार, थोड़ी सी ना ये लाइन समझ जाओगे तो अपने आप भी ड्राइव हो जाएगा। अभी मैं आपसे क्या कह रहा था, इसके पहले की सिचुएशन अलग है। इसके पहले की सिचुएशन ये बन रही थी, फिर से एक बार समझाते हैं फाइनल, कि हमारे पास खूब सारे स्फीयर हैं, बहुत सारे स्फीयर हैं, ये भी स्फीयर, ये भी स्फीयर, ये भी स्फीयर, ये भी स्फीयर। इनमें से कोई एक स्फीयर v वेलोसिटी से चल रहा है और उस स्फीयर का डायमीटर d। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर ये स्फीयर जिसका डायमीटर d है, अगर वो v वेलोसिटी से चल रहा है, तो बाकी के वो सभी स्फीयर्स जिनके सेंटर्स मूव करने वाले स्फीयर के सेंटर से d से ज्यादा डिस्टेंस पर होंगे, वो कोलाइड नहीं करेंगे। अब हम चेंज क्या कर रहे हैं, अब अपना मॉडल चेंज कर रहे हैं। जो मूविंग स्फीयर है जिसका एक्चुअल डायमीटर d है और बाकी के मॉलिक्यूल जो कि एक्चुअल में भी स्फीयर है, हम क्या कर रहे हैं, मूविंग मॉलिक्यूल को d रेडियस का मान लेते हैं और स्टेशनरी मॉलिक्यूल जो कि एक्चुअल में स्फीयर्स थे उनको पार्टिकल्स मान लेते हैं। तो अब हमारा स्टेटमेंट ये बन रहा है कि देयर इज अ मॉलिक्यूल ऑफ रेडियस d यानी कि डायमीटर 2d, और बाकी जितने भी मॉलिक्यूल है उनको आप स्टेशनरी पॉइंट्स मान लें, पार्टिकल्स मान लें, उनमें साइज ना माने कोई। तो क्या इस स्फीयर के टॉप और बॉटम का जो टेंजेंट बनेगा, स्फीयर का टॉप एंड बॉटम टेंजेंट, जो जो पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे, जो जो पॉइंट्स यहाँ पर होंगे, ये पॉइंट्स बाकी के मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन है। मूविंग मॉलिक्यूल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो 2d डायमीटर से, और स्टेशनरी मॉलिक्यूल्स को अब हम पार्टिकल्स मान रहे हैं। और अब अगर ये स्टेटमेंट दे कि ये जितने भी पॉइंट्स इन टेंजेंट्स पर होंगे या फिर जो पॉइंट्स टेंजेंट्स के अंदर होंगे, इन सब पॉइंट्स के साथ हमारा स्फीयर कोलाइड करेगा। आप मानोगे इसको? जितने भी ये पॉइंट्स है इन सब के साथ इस स्फीयर में कोलिजन होगी, और वो सभी पॉइंट्स जो इन टेंजेंट्स के ऊपर हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इन पॉइंट्स को हमारा स्फीयर टच नहीं करेगा। तो ये वो, मतलब ये वो पॉइंट्स, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जीरो साइज मान के चल रहे मॉलिक्यूल्स में। तो ये इन मॉलिक्यूल्स में, इन मॉलिक्यूल्स के साथ ये वाला स्फीयर कोलाइड नहीं करेगा, और बाकी के वो सभी पॉइंट्स जो इसके टॉप और बॉटम टेंजेंट्स में होंगे, वो पॉइंट्स या उनके अंदर वाले जितने पॉइंट्स हैं, इनके साथ ये चलता हुआ स्फीयर बार बार कोलाइड करेगा। अब जब ये स्फीयर बिल्कुल आगे बढ़ रहा होगा तो v स्पीड से, तो इस स्फीयर का जो यहाँ पर एक अपर्चर बन रहा होगा, अपर्चर ये वाला, ये तो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, और ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना बन रहा होगा, तो एरिया ऑफ दिस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विल बी, डायमीटर 2d है अगर, तो एरिया ऑफ दिस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विल बी पाई इंटू डी स्क्वायर। और ये स्फीयर आगे बढ़ रहा है, तो जब ये स्फीयर आगे बढ़ करके कुछ टी टाइम बाद ये स्फीयर और आगे बढ़ करके मान लीजिए यहाँ आ गया, तो इसका ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया,
प्रीवियस क्रॉस सेक्शन और न्यू क्रॉस सेक्शन के बीच कितना वॉल्यूम बना। अगर आप प्रीवियस क्रॉस सेक्शन और न्यू क्रॉस सेक्शन के बीच में वॉल्यूम निकाले टी टाइम के बाद, और टी टाइम में ये जो डिस्टेंस कवर की होगी वो v इंटू टी होगी, तो कितना वॉल्यूम हुआ बिटवीन दिस सर्किल एंड दिस सर्किल? पाई डी स्क्वायर एरिया, सिलेंडर बन गया ये, सिलेंडर का एरिया मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ v इंटू टी, ये वो वॉल्यूम। और अगर ये जो पार्टिकल्स हैं, अगर इन पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन का कंसंट्रेशन का मतलब अगर आपसे कहा जाए n सफिक्स v, nv, it denotes molecules in 1 meter cube, molecules per unit volume, मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन बोल दीजिए इसको। मतलब 1 मीटर क्यूब में अगर इतने मॉलिक्यूल हैं, तो हम लोगों ने जो इतना वॉल्यूम कवर किया है, इतने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल आए होंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय एनवी। और इन सब के साथ इस स्फीयर ने कोलाइड किया होगा, इसको कहोगे नंबर ऑफ कोलिजन्स। बस इतनी ही डेरिवेशन है। अगर आपको ये बात समझ आती है तो, ये मॉडल अगर समझ में आता हो तो। नहीं, सबसे बड़ी बात आपको ये समझना पड़ेगा कि हमने एक्चुअल मॉडल हमारा दूसरा था। एक्चुअल मॉडल ये था कि एक स्फीयर है जिसका डायमीटर डी था, वो चल रहा था, और बाकी के स्फीयर जिनके डायमीटर डी थे वो स्टेशनरी थे। तो एक्चुअल में तो स्फीयर थे सब। तो वहां पर हम लोगों ने ये कहा कि एक स्फीयर और दूसरे स्फीयर के सेंटर टू सेंटर, अगर सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस डी होगा तब कोलिजन होगी। अब हम दूसरी बात कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि जो स्फीयर मूव कर रहा है उसके सेंटर से डी डिस्टेंस पर जब कोई पार्टिकल आएगा तो वो कोलाइड करेगा। क्या दोनों इक्विवेलेंट मॉडल नहीं है? अल्टीमेटली कोलिजन की कंडीशन दोनों में एक ही बन रही ना। ये स्फीयर इन पार्टिकल से कोलाइड करेगा जब ये पार्टिकल इस स्फीयर के सेंटर से डी से कम डिस्टेंस पर आए। और एक्चुअल मॉडल में एक स्फीयर दूसरे स्फीयर से तब कोलाइड करेगा जब दोनों के सेंटर डी से कम डिस्टेंस पर हो। तो दोनों में कोलिजन कंडीशन तो एक ही बन गई। इसीलिए इस मॉडल को मतलब इक्विवेलेंट मॉडल माना गया। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने टाइम में, टी, इन टी सेकेंड्स। और इसमें ये जो v है कौन सी स्पीड है, यहां पर आप ये कौन सी स्पीड यूज कर रहे हैं? हाँ जी, स्पीड कौन सी है? इन मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है कि आरएमएस स्पीड है? नहीं, आरएमएस क्यों है? हमने काइनेटिक एनर्जी जब डिराइव किया था तब आरएमएस उसका प्रॉपर रिजल्ट था कि व्हाई इट इज आरएमएस। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, हम कहीं v का स्क्वायर वगैरह तो कर नहीं रहे। तो सर, ये जो most v है probable। ये एक्चुअल में मोस्ट प्रोबेबल नहीं है, इसको बोलते हैं मीन स्पीड, एवरेज स्पीड है। अगर कहीं v स्क्वायर का टर्म बनता तो आरएमएस होता है, बट यहाँ v स्क्वायर तो बना नहीं कहीं, इसीलिए ये v मीन, इसको v बार करते हैं। बार मतलब एवरेज, जिसका फॉर्मूला क्या था, √8 RT बाई पर। मतलब इसमें इसको जब कभी कैलकुलेट करने को आएगा तो v जो रखोगे वो एवरेज वाला फॉर्मूला रखेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसमें। ये कंफ्यूजन इसलिए है कि 3 तरीके की स्पीड हो गई है। अब ये नहीं समझ में आता कौन से न्यूमेरिकल में कौन सी स्पीड रखनी है। एनर्जी में ही सिर्फ आरएमएस रखना होता है, एनर्जी के अलावा बाकी कहीं पर भी देखोगे तो आरएमएस का यूज नहीं आता, क्योंकि एनर्जी में आरएमएस इसलिए बनता है क्योंकि वहां v स्क्वायर हो जाता है, तो वहां v स्क्वायर का एवरेज चाहिए। यहाँ पर सिर्फ v का एवरेज चाहिए आपको, एवरेज स्पीड। और ये भी सही आंसर नहीं है ना। देखिए ये भी प्रॉपर आंसर नहीं है, क्योंकि इस मॉडल में आपने क्या माना है कि बाकी के मॉलिक्यूल, जबकि एक्चुअल मॉडल क्या है कि एक ही टाइम पर सब चल रहे होते हैं। तो ये भी परफेक्ट आंसर नहीं है भी।
परफेक्ट आंसर क्या बनेगा? ये देखो बोर्ड पे देखो, काइनेमेटिक्स में वो कौन सा कंसेप्ट होता है जिसमें दो मूविंग पार्टिकल्स में से एक को स्टेशनरी मान करके दूसरे को चलवा सकते हो? रिलेटिव। रिलेटिव। इसका मतलब हमने एक मॉलिक्यूल का मोशन बाकी सबके रिलेटिव देखा है। हमने जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ले लिया, अब इस मॉलिक्यूल का मोशन इसके रिलेटिव, इसी मॉलिक्यूल का मोशन किसी और के रिलेटिव देख रहे हैं, इसी का मोशन किसी और के रिलेटिव देख रहे हैं। तो सपोज हमारा एक मॉलिक्यूल V1 पे चल रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल V2 पे चल रहा है, तीसरा V3 पे चल रहा है, चौथा V4 पे चल रहा है, पांचवा V5 पे चल रहा है, सब अलग अलग चल रहे हैं। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, V1 का रिलेटिव V2 से देख रहे हैं, फिर V1 का रिलेटिव V3 से देख रहे हैं, फिर V1 का रिलेटिव V4 से देख रहे हैं, और उन सब का एवरेज ले रहे हैं। तो जब आप एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी दो वेलोसिटी वेक्टर्स को माइनस करके आता है, और दो वेक्टर का जब माइनस करोगे, आप दो वेक्टर को माइनस करेंगे तो उसका इक्वेशन पैरेललोग्राम से बनेगा। वो बनता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। सबट्रैक्शन होता नहीं। अब एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के वेलोसिटी के बीच में क्या एंगल है? ये तो रैंडम हो गया, क्योंकि अगर हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल सेकंड मॉलिक्यूल के साथ अगर मान लीजिए इन दो वेलोसिटी में 60 का एंगल है, तो इसी मॉलिक्यूल का किसी और मॉलिक्यूल के वेलोसिटी के साथ अलग एंगल बनेगा। यही मॉलिक्यूल चौथे वाले से कुछ अलग एंगल बना रहा है, यही मॉलिक्यूल पांचवें वाले से कोई और एंगल बना रहा है, सब रैंडमली है। यानी कि कॉस थीटा सब रैंडम है, और जब कॉस थीटा रैंडम है तो इसकी एक एवरेज वैल्यू देखेंगे, बिकॉज जितने भी रैंडम वेरिएबल्स होते हैं उनमें एवरेज वैल्यू निकाली जाएंगी। एवरेज वैल्यू फॉर कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में कॉस थीटा की अगर आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, इन वन कंप्लीट साइकिल, तो एक कंप्लीट साइकिल में कॉस की वैल्यू जितनी पॉजिटिव होती है उतनी नेगेटिव भी, तो इसीलिए इसका एवरेज 0 मान लेते हैं। ये वैल्यू ऑन एन एवरेज 0 मान ली जाती है, और अगर हम V1 भी एवरेज रखते हैं और V2 भी एवरेज रखते हैं, तो एक्चुअल में V रिलेटिव विल कम है √2 टाइम्स V मीन। मतलब जो प्रॉपर डेरिवेशन में V बार है उसमें एक्चुअली क्या आना चाहिए, यहाँ पर √2 का टर्म और आना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली ये जो V मीन हम कह रहे हैं दिस इज मीन रिलेटिव वेलोसिटी, इट शुड बी मीन रिलेटिव वेलोसिटी, और मीन रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगी वो √2 टाइम्स आएगी। इसीलिए जो फाइनल आंसर बोलते हैं वो कहते हैं कि ये करेक्ट आंसर नहीं है, फाइनली इसमें √2 और मल्टीप्लाई किया जाता है। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। डेरिवेशन अगर बुक्स में देखोगे तो बुक्स में तो √2 कैसे आता है ये बताते भी हम लोग। है ना, उसमें एक्चुअली ये लिखा होता है कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ बुक, और बस वो लिख देते हैं कि एक्चुअल रिजल्ट में √2 रहेगा। सर ये एनवी हम लोग को दिया रहता है कि पहले से बता रहे अभी बता रहे इसके बारे में, ये लिखिए है। मैं अब इसको कंक्लूजन पे जा रहा हूँ, ये हो गया कंक्लूजन पे। चलिए फाइनली आपको क्या याद रखना है, तो फाइनल आंसर इज नंबर ऑफ कोलिजन्स इन t सेकेंड्स। पहला रिजल्ट इसको याद रखना पड़ेगा, और आंसर नीचे लिखा हुआ है, तो आंसर है √2 पाई d स्क्वायर
वी बार की वैल्यू क्या थी, रूट ऑफ 8RT पाई इंटू मोलर मास इंटू टाइम इंटू एनवी। एनवी क्या है, मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन, कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट। ये कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्योंकि नॉर्मली गैसेस के मोल तो दिए जाते हैं क्वेश्चन में कि 2 मोल गैस है, 4 मोल गैस है, ये तो हर क्वेश्चन में दिया होता है। दिस स्मॉल एन, अब जो स्मॉल एन यहाँ देख रहे हो ना, इसीलिए एन के नीचे वी लगा दिया था, ये मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, और सिर्फ एन जो लगा है वो नंबर ऑफ मोल हो गए। तो इतने कोलिजन हुए आपके टी सेकंड्स में। इसमें हमको क्या, और अगर इसको 1 सेकंड में पूछा जाए कि 1 सेकंड में कितने कोलिजन हुए, जिसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी एफ, क्या बनेगा ये बताएं। मतलब 1 सेकंड का निकालना हमें, तो यही चीज टी की जगह 1 कर लीजिए, तो ये आ गया √2 पाई डी स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई एम। टी हट जाएगा उसमें से, वॉल्यूम दिया जाएगा क्वेश्चन में, अभी दिखा रहे हैं ना आप, जैसे 21 क्वेश्चन इसीलिए सामने रखा हुआ है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो निकालनी है। अब जरा बुक खोल के देखो, एक्चुअली एग्जाम फॉर्मूले के सामने जब क्वेश्चन रहेगा तब समझ पाओगे। अब आप ये बताइए, ये फॉर्मूला रखा हुआ है, क्या इस क्वेश्चन में हमें कुछ इंफॉर्मेशन है? अच्छा, इसमें एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है, मीन फ्री पाथ दिया हुआ है, तो जरा उससे कनेक्ट कर दे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हो। मीन वर्ड मतलब एवरेज है वो, फ्री पाथ का मतलब 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स, और ये कोलिजन की फ्रीक्वेंसी है, मतलब 1 सेकंड में इतनी बार कोलाइड कर रहे हैं, तो 2 कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/f, और इस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय स्पीड, यानी कि यहां पर v बार। अगर मैं इसको वैसे रखूँ ना यार, जैसे ये जो √8RT/πm न रखते, उसको बाद में भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये v बार है। तो क्या बना हमारा लैम्डा, इसका रेसिप्रोकल करके उसमें जब v बार मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इस चीज का रेसिप्रोकल ले लें और रेसिप्रोकल करके उसमें v बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो एक्चुअली कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास आंसर में, इसका एक तरीके से वॉल्यूम ऊपर बचेगी और नीचे बचेगा √2 पाई डी स्क्वायर स्मॉल n इंटू एन, ये बचा लैम्डा आपके लिए। हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो तो मेरे को लगता है सिर्फ इतने से ही हो जाएगा, इससे इस इतने सम से। फिर लैम्डा दिया हुआ है, एफ पूछा हुआ है, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला नहीं कर सकते। मतलब कि अगर हम लैम्डा को ये लिख लें कि लैम्डा इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू रूट ऑफ 8RT/m, अब बताओ क्या इससे आंसर ला नहीं पाएंगे हम?
क्या रखोगे इसमें? जैसे 21 में मीन फ्री पाथ दिया हुआ है और एसटीपी बोल रहे हैं, तो एसटीपी का मतलब टेम्परेचर क्या रखें यहाँ पर? 273. एसटीपी एलटीपी नहीं, एसटीपी क्या रखेंगे टेम्परेचर यार? हाँ, एनटीपी नहीं हो रहा है। और एम क्या रखें? दिया है, मोलर मास दिया है क्वेश्चन में, गैस दी है, हाइड्रोजन दी है ना, तो निकाल लेगा मोलर मास, बट किलोग्राम में रखना होगा। आर की वैल्यू 8.3 बस ये। और इसके ऊपर ये तो लिख ही लो 21 क्वेश्चन, ये फॉर्मूले जरूर याद करिएगा। बाकी इसको हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जैसे बता रहे हैं इसके क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं। एक बार बताओ, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब उसमें वेरिएबल्स क्या क्या है? इट इज प्रोपोर्शनल टू, एक पर्टिकुलर गैस की बात करो, एक पर्टिकुलर गैस अगर है तो क्या उस पर्टिकुलर गैस में मॉलिक्यूल का डायमीटर चेंज किया जा सकता है? जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन गैस को किसी भी प्रेशर और वॉल्यूम पे लेके जाओ, किसी भी टेम्परेचर पे ले जाओ, क्या डिफरेंट प्रेशर, डिफरेंट वॉल्यूम, डिफरेंट टेम्परेचर पे उसके जो मॉलिक्यूल का साइज है वो बदलेगा? मतलब बी No, sir. कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट। हाँ, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहे, मतलब 5 मोल गैस है, और मान लीजिए आपसे कहा जाए कि उसको आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल कंडीशंस में 5 मोल गैस को वॉल्यूम बढ़ाकर डबल कर दिया, तो 5 मोल गैस का जब वॉल्यूम डबल करेंगे तब भी मोल तो उतने ही रहेंगे ना उसमें, तो डी नहीं चेंज कर पाओगे, मोल नहीं चेंज कर पाएंगे, एवोगैड्रो नंबर चेंज नहीं होगा। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या बदल सकते हो? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आप प्रेशर चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, और टेम्परेचर। और ये जो वी बार है, इसको दोबारा अगर हम वापस उसी फॉर्म में लिख दें जो इसका एक्चुअल फॉर्मूला था, तो वो था √8RT/πm। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में चेंज होने वाली क्वांटिटी कौन कौन सी है इसमें से? टेम्परेचर, वॉल्यूम, बाकी सब चीजें नहीं बदलेंगी। दैट मीन्स कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू √T डिवाइडेड बाय V। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और अगर इसको इसमें आइडियल गैस इक्वेशन फिट कर दे, तो वॉल्यूम को हटा के लिख सकते हैं nRT/P. आइडियल गैस इक्वेशन nRT/P। तो उससे जब देखा जाएगा तो ये प्रोपोर्शनल टू P/√T आएगा। इसको nRT/P कर दो। अच्छा, ये भी टॉपिक दोनों में है, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में है। केमिस्ट्री में भी कोलिजन फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस आते हैं, तो केमिस्ट्री की बुक्स में ये फॉर्मूला लिखा होता है और फिजिक्स में हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, दोनों एक ही बात है। मीन फ्री पाथ वो किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में किस तरीके से चेंज होती है, मतलब उसका प्रेशर और वॉल्यूम टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंडेंसी है, प्रोपोर्शनल है, इनवर्स है, क्या है, ये लिखा है मीन फ्री पाथ। इसमें सिर्फ वॉल्यूम है और कुछ नहीं, तो मीन फ्री पाथ प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो एक क्वेश्चन तो जैसे 21 था, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एक थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो लिखो स्लाइड इनडायरेक्ट क्वेश्चन में। और इस टॉपिक के लिए मैं गारंटी लेता हूँ इससे ज्यादा ना पढ़िए, ये क्वेश्चन और क्लास खत्म। क्वेश्चन ये है
in isothermal process volume is doubled by what factor collision frequency and mean free path will change? By what factor collision frequency and mean free path will change? By what factor collision frequency and mean free path will change? सीधा सा क्वेश्चन हो गया। देखो प्रोसेस आइसोथर्मल कर रहे हो तो टी तो कांस्टेंट रहा, वॉल्यूम डबल कर दिया तो सीधा सा इसका मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई और मीन फ्री पाथ में सिर्फ वॉल्यूम देखना है, ये डबल डबल मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी हाफ और मीन फ्री पाथ डबल। बस इतना फंडामेंटल क्वेश्चन आते हैं इसमें। थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया अगर क्वेश्चन, मान लो एक हल्का सा ट्विस्टेड अगर एडवांस साइड पे जाना चाहो तो, जैसे कि देखिए क्वेश्चन, in a process collision frequency remains constant. In a process collision frequency remains constant if the volume is doubled, by what factor pressure will change? If the volume is doubled, by what factor pressure will change? बताओ जरा। देखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम डबल हुई है तो प्रेशर कितने टाइम्स चेंज हुआ होगा? तो वो भी डबल हो जाए। देखिए वह रूट टी बाई वी ये कांस्टेंट हो गया ना एक तरीके से। कोलिजन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने का मतलब ये चीज कांस्टेंट आनी चाहिए, रूट टी बाई वी कांस्टेंट आना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? रूट टी बाई वी तभी कांस्टेंट आ सकता है जब टी प्रोपोर्शनल आए वी स्क्वायर के। हाँ, इसका मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा होगा। तो अगर हमने वॉल्यूम को 2 टाइम्स किया, डबल किया, और उसके स्क्वायर पे टेम्परेचर की डिपेंडेंसी है, तो मतलब टेम्परेचर हुआ 4 टाइम्स। नाउ गैस इक्वेशन में P इक्वल्स टू nRT अपॉन V, टेम्परेचर हो रहा है डबल, सॉरी टेम्परेचर 4 टाइम्स और वॉल्यूम हो रहा है 2 टाइम्स। दैट मीन्स कि ओवरऑल प्रेशर जो होगा वो डबल हुआ होगा। बिल्कुल सही है। और जब आगे बढ़ोगे ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, तो इसी में हम लोग पूछते हैं इसकी मोलर हीट कैपेसिटी क्या बनेगी, वर्क डन क्या रहा होगा, हीट कितना होगा, ये सब क्वेश्चन वो सब एक्सक्लूसिवली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। और क्वेश्चन देखते जाओ, उसके साथ थ्योरी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यार केटीजी का एक क्वेश्चन तो ये हो गया 21। उसके बाद जैसे ये 22 नंबर क्वेश्चन है, ये मेंस में आ चुका है 22 वाले में हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं और वेसल में रखा गया है, प्रेशर भी गिवन है और टेम्परेचर भी गिवन है। पहला पार्ट तो पूछे कैलकुलेट द मीन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। एक बार फिर जल्दीबाजी ना करना है, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको?
22 वाले में फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए? सर 8 RT by 8 वाला। PM। हाँ, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है क्योंकि लोगों को आरएमएस ही याद होता है खाली। मीन है नहीं, मीन तो है लेकिन उसके बावजूद एग्जाम प्रेशर में आरएमएस लग जाता है। आप एग्जाम का प्रेशर इतना हाई होता है ना कि वो गलतियां होती है, होता बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है फिर भी गलत होकर चला है। ये तो चलिए हो जाएगा। अगला वाला पार्ट, अब अगर आप ध्यान करो तो हम लोगों ने जब डेरिवेशन किया था कल, तो हमारे डेरिवेशन में जब कल स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने मॉलिक्यूल को बिल्कुल सीधा कोलाइड करवाया था। वो कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल 45 के एंगल पे कोलाइड कर रहे हैं। अगर हमारे मॉलिक्यूल किसी वॉल पर 45 डिग्री एंगल पर हिट करे, कोई एक वॉल है मान लें एंड मॉलिक्यूल्स आर कमिंग एट 45 डिग्री एंगल, तो कह रहे हैं हाउ मेनी मॉलिक्यूल स्ट्राइक ईच स्क्वायर मीटर ऑफ द वॉल पर सेकंड। मान लीजिए एन आर है, कैपिटल एन आर है, सपोज एन इज मॉलिक्यूल्स ऑन ईच 1 मीटर स्क्वायर इन 1 सेकंड। वॉल के साथ 45 बना। दोनों एक ही बत्तम है। हम्म। अगर वॉल से 45 है तो नॉर्मल से भी 45 आएगा। तो ये बेसिकली क्या, इसमें आपको क्या चेक करा जा रहा है? डेरिवेशन। हमने क्या कहा था कि प्रेशर की डेरिवेशन तो न्यूटन लॉ से होती है ना, जो डेरिवेशन था वो बेस्ड ऑन न्यूटन लॉ था, तो न्यूटन लॉ लगाना आपको। जब ये 45 पर आएंगे और कोलिजन इलास्टिक माने गए, तो मैकेनिक्स में बताया जाता है कि जब किसी सरफेस के साथ अगर आप इलास्टिक कोलिजन करोगे तो जिस एंगल पर स्ट्राइक होते हैं उसी एंगल पर वापस भी जाते हैं। ऑब्लिक कोलिजन मैकेनिक्स का ऑब्लिक कोलिजन ही है। और अगर v स्पीड से आते हैं तो v से ही वापस भी जाते हैं। ऐसे में कितना मोमेंटम चेंज हुआ यहाँ पर? 45 डिग्री एंगल पर अगर आए हैं और 45 पर रिटर्न हो रहे हैं और उसी स्पीड से वापस जा रहे हैं जिस स्पीड से आए थे। नहीं, 2 MV cos डायरेक्शन अलग हुई ना यार, तो वेलोसिटी रिजॉल्व करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी को रिजॉल्व करके चेंज इन मोमेंटम वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकालना होगा। तो वो एक बार अपने आप सोचना, वो आएगा mv/√2 और उसका डबल आएगा, 2 mv नहीं आएगा। यस सर। यस सर। ये एक मॉलिक्यूल का आया, उसको अगर कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस टर्म इज चेंज इन मोमेंटम। और आगे कैपिटल एन क्या है? 1 सेकंड वाला। तो कुल मिलाकर के ये चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड नहीं हो गया, और वो भी 1 मीटर स्क्वायर पे। चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, ये तो फोर्स हो गई। और अगर ये फोर्स 1 मीटर स्क्वायर पे कैलकुलेट हो रही है तो यही चीज प्रेशर हो गई, यानी इसी को कैपिटल पी रख देगी। बस एन निकालना है। इजी क्वेश्चंस होते हैं, कहते हैं केटीजी टफ नहीं होगा। फिर तुम लोग को टाइम नहीं मिल रहा इसलिए लगवा रहे हैं इसको, ये अपने आप तुम लोग नहीं लगाओगे तो क्लास के अंदर ही कर लेते थे, सबसे बढ़िया था। फिर तुम सिर्फ इतना कर लेना इसके बाद कि एटलीस्ट वाईक्यू लगा लेना। अभी और कुछ ना लगाइए तो क्लास में हम लोग, मैं इसकी करवा रहा हूँ, लास्ट ईयर के क्वेश्चन अपने आप देख लेना। इसके बाद एक ये आता है 25, ये बड़े कॉमन क्वेश्चन हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, बबल राइजिंग। और बिलीव नहीं मानोगे ये क्वेश्चन एडवांस में भी आया हुआ है। बस पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि हमने एचसीबी लगाई थी उसके बाद भी नहीं हो पाया। मैं या तो ईमानदारी से पूरी नहीं लगाई होगी, कुछ कुछ छोड़ दिया होगा। 25 राइजिंग ऑफ बबल पे जाओ। अब इसमें
जी बताओ। राइजिंग ऑफ बबल में वो कह रहे हैं कि बबल कितनी डेप्थ पर है, पहले पानी को पढ़ के देखो ना, क्वेश्चन 3.3 उसकी डेप्थ दी गई 3.3, मतलब एक तरीके से हाइट दिया हुआ है और उसका रेडियस दिया हुआ है। हाँ 2 मतलब जो भी मिलीमीटर। स्मॉल आर वन, वो कह रहे हैं कि ये बबल जब ऊपर आ जाएगी तो उसका क्या रेडियस होगा। अब आप ये सोचिए पहले तो कि बबल एक्सपेंड क्यों करी जाएगी या कॉन्ट्रैक्ट क्यों करी जाएगी, बिकॉज अगर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो रेडियस बदलेगी ही नहीं। तो रीजन बिहाइंड चेंज ऑफ रेडियस क्या है? प्रेशर चेंज हुआ। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर आउटसाइड कितना प्रेशर होगा, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट मानो तो एच डिस्टेंस नीचे जाने पर बाहर का प्रेशर पी नॉट प्लस नॉट प्लस रो जी एच। रो जी एच, ये बाहर है। अंदर कितना होगा बबल के अंदर? तो अगर सरफेस टेंशन काउंट नहीं कर रहे, इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सरफेस टेंशन में भी आता है। सरफेस टेंशन की थ्योरी ये कहती है कि बबल्स के अंदर का प्रेशर जो होता है वो बबल के बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा होता है। एक टॉपिक होता है उसमें एक्सेस प्रेशर, बबल और ड्रॉप के अंदर बाहर वालों से ज्यादा प्रेशर मिलता है हमें। तो अगर हम सरफेस टेंशन को ना कंसिडर करें तो जितना प्रेशर बबल के बाहर है उतना ही इनसाइड द बबल है। तो दिस इज पी नॉट प्लस रो जी एच। इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर, इनसाइड आउटसाइड प्रेशर आर इक्वल व्हेन यू नेग्लेक्ट द सरफेस टेंशन। तो हम दोनों काम करके दिखाएंगे इस टॉपिक में। नेग्लेक्ट करके दिखाओ सरफेस टेंशन, क्या इक्वेशन बनेगी, और कंसीडर करके देखेंगे तब क्या बनेगी। तो पहले सरफेस टेंशन के बिना करके देख लेते हैं। हाँ इसमें सरफेस टेंशन कुछ लिखा ही नहीं है तो हम क्यों अपने आप पंगा लेंगे उसमें। हम ये मानेंगे इसका मतलब है कि सरफेस टेंशन कंसीडर नहीं करना मेरे को। बट देखिए क्वेश्चन एडिट तो हो जाता है ना यार, इसी क्वेश्चन में बीच में सरफेस टेंशन डाल दो, बदल गया पूरा। तो अभी नेग्लेक्ट सरफेस टेंशन पे इनसाइड प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच है। जब ये बबल ऊपर आ जाएगा तो बाहर का प्रेशर पी नॉट है। अब अंदर भी प्रेशर कितना होगा? आउटसाइड इज सेम एज इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड सेम होंगे बबल से। अब इसमें क्या माना जाए कि प्रेशर चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज हुआ है, टेम्परेचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम अपनी तरफ से यही मानेंगे कि टेम्परेचर इस प्रोसेस में कांस्टेंट रहा होगा, बिकॉज कोई इंफॉर्मेशन है नहीं उसका। और हम लगा देंगे बॉयल्स लॉ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी P नॉट प्लस रो जी एच इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द इनिशियल वॉल्यूम 4/3 पाई R1 क्यूब एंड फाइनल प्रेशर P नॉट इंटू फाइनल वॉल्यूम P1 V1 इक्वल टू P2 V2। बॉयल्स लगाएंगे, एज्यूम करके कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। जो एडवांस का पेपर आया था ना उसमें ये हुआ था, एडवांस में ये पैराग्राफ में था, उन्होंने इसको एडिट कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि एज्यूम ये कर लो आप कि जब ये बबल राइज हो रहा है तो कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुई, मतलब बबल में और लिक्विड में हीट एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो जिनको नॉलेज है वो समझ जाते हैं कि भैया अगर हीट एक्सचेंज किए बगैर कोई प्रोसेस हो रही है तो इसको थर्मोडायनेमिक में कौन सा नाम देते हैं इस टाइप की प्रोसेस को जिसमें हीट का इन्वॉल्वमेंट ना हो? एडियाबैटिक। तब क्या इक्वेशन बनाते? तब टेम्परेचर बदल जाता, तब हम P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाते नहीं। तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा जाए कि ये प्रोसेस एडियाबैटिक है, या तो डायरेक्ट लिखा जाए या इनडायरेक्टली ये लिखा जाए कि हीट एक्सचेंज नहीं हुआ, उस कंडीशन में ये इक्वेशन नहीं काम करेगी। एडियाबैटिक के लिए एक अलग इक्वेशन होती है, वो होती है PV टू द पावर गामा। तो हम यहीं पर इस वॉल्यूम के ऊपर पावर लगा देते हैं गामा, और इस वॉल्यूम के ऊपर भी पावर लगा देते हैं गामा। इससे हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यही नोट कर लो, इफ दिस प्रोसेस वाज एडियाबैटिक देन ये चीज। एक्चुअली इस क्वेश्चन को 3-4 तरीके से चेंज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को 3-4 तरीके से बदल बदल करके पूछते हैं लोग।
सर इसके अंदर गैस कौन सी मानेंगे, मतलब मोनोटॉम में क्या वो डायटोम दिया में? जाएगा क्वेश्चन, वो दिया जाएगा। एयर होती है तो एयर को नॉर्मली डायटोमिक मानते हैं वैसे तो, क्योंकि एयर मोस्टली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनती है। अब ये बताओ, अगर इसी में तीसरा तीसरा चेंज ये होता कि यू हैव टू कंसीडर सरफेस टेंशन ऑल्सो, तो क्या आंसर बनता? सरफेस टेंशन को कंसीडर कर लेते हैं अगर, और उसमें भी फिर दो केस बन जाएंगे, या तो एडियाबैटिक होगा या आइसोथर्मल होगा। आइसोथर्मल मतलब बॉयल्स लॉ, और एडियाबैटिक मतलब पीवी टू दी पावर गामा इज कॉन्स्टेंट। खैर, मेन पॉइंट है कि अगर आप सरफेस टेंशन को कंसीडर करते हैं तो चेंजेस क्या करोगे कंसीडरिंग सरफेस टेंशन? तो आउटसाइड प्रेशर पी नॉट प्लस रोजीएच है। सरफेस टेंशन का सीधा एक कंसेप्ट है बबल्स के केसेस में, इसको हमेशा ध्यान रखना। बबल के इनसाइड इनसाइड वाला प्रेशर होगा जो भी, पी इनसाइड इज ऑलवेज पी आउटसाइड प्लस 2t बाई आर बोलते हैं उसमें। ये तो डेरिवेशन क्लास 11 बबल में, वो भी बबल कौन सी, एयर बबल। सोप बबल में ये 4 होता है, सोप बबल में 4t बाई आर होता है। तो बबल भी कौन सी है उसको भी देखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि पानी में तो एयर बबल बनेगी ना, पानी में सोप का बबल तो बनेगा नहीं। एयर बबल में 2t बाई आर, सोप बबल होता तो, और ड्रॉप ड्रॉप के अंदर कितना होता है, तीन चीजें होती है, एयर बबल, सोप बबल और ड्रॉप। ड्रॉप मतलब पानी की बूंद, उसमें भी 2t बाई आर होता है। सिर्फ सोप बबल के अंदर 4t बाई आर होता है, बाकी एयर बबल और वाटर ड्रॉप, उन दोनों के अंदर का प्रेशर बाहर वालों से 2t बाई आर ज्यादा होता है। तो अब हम अपना इनिशियल प्रेशर क्या लिख रहे होते, इनिशियल प्रेशर पी नॉट प्लस रोजी एच, उसमें प्लस कर रहे होते 2t बाय r1। नोटिस करिए रेडियस भी वेरिएबल है, और अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है सब कुछ तो गामा का यूज नहीं था इसमें, तब हम करते P1 V1। उसमें जो P1 होता उसमें पी नॉट प्लस रोजी एच के साथ में 2t बाई r1 और ऐड हो रहा होता। ये टोटल अपना P1 लिखते हैं, P1 कितना होगा, P1 V1 इक्वल टू दिस P2 V2। पर जो P2 होता, P2 उसमें भी तो आप बबल के अंदर वाला प्रेशर देखोगे, तो वहां पर भी तो P नॉट प्लस 2t अपॉन, वहां जो रेडियस होगा, रेडियस बदल चुका है, तो इधर भी हम P नॉट नहीं लिखते, फिर यहाँ पर राइट साइड पर लिखते P नॉट प्लस 2t बाय R2। दिस, इस तरीके की इक्वेशन बनती, और ये काफी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाती है, बिकॉज इसमें भी R2 आ रहा है और यहाँ भी R2 आ रहा है। तो ध्यान रखना, अभी इस क्वेश्चन को सरफेस टेंशन में कराया, तो इससे अच्छा यही कर लो। आखिर है तो बेसिकली केटीजी का ही क्वेश्चन, क्योंकि सरफेस टेंशन से तो सिर्फ इतनी बात मालूम चलती है कि प्रेशर इनसाइड इज मोर देन प्रेशर आउटसाइड, और इसमें सरफेस टेंशन का कोई काम नहीं है। ठीक है, चलो। और इसमें भी अगर एडियाबैटिक कर लेते हैं, सरफेस टेंशन भी डाल देते हैं, प्रोसेस भी एडियाबैटिक कर लेते हैं, तो फिर हम P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाने की बजाय P1 V1 टू दी पावर गामा इक्वल टू P2 V2 टू दी पावर गामा, ये यूज कर लेते हैं, उसमें हो जाता क्वेश्चन। तो ये हो गया राइजिंग ऑफ बबल वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए, ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन। ये सब मैं कुछ जो क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन हैं जो कंसेप्ट वाले हैं, और इन्हीं के ऊपर कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आ रहे हैं। 29 ये क्वेश्चन है, टॉपिक इसमें ये यूज हो रहा है, प्रेशर ऑफ मिक्स गैसेस कैसे निकालते हैं। अगर गैसेस का कम मिक्सचर है कहीं पर, तो उसमें प्रेशर कैसे कैलकुलेट होगा। हालांकि ये प्योरली केमिस्ट्री का टॉपिक है, सर मोल प्योरली केमिस्ट्री का टॉपिक है। अगर मोल फ्रैक्शन से अगर आप देखोगे ना, तो दो गैसेस मिक्स की गई है इसमें,
उसमें ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, टेम्परेचर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो ये हालांकि बहुत इजी कंसेप्ट है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम बराबर है। सिंपल ये नहीं करता कि मोल ऑक्सीजन, जितना मेरे को याद आ रहा है, आप ऑक्सीजन के मोल अलग कैलकुलेट कर लो, नाइट्रोजन के अलग से निकाल दीजिए, दोनों के मोल ऐड करके और इनटू आरटी कर दें, इतना ही काम करना होता है इसमें। थर्टियथ क्वेश्चन, अब थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन चलूंगी। 30th क्वेश्चन, बट ये ध्यान रखना, ये जितने भी क्वेश्चन अभी कर रहे हो ना, ये फर्स्ट लॉ में बहुत आसान हो जाएंगे। फर्स्ट लॉ हमारे लिए एकदम इजी हो जाएगा। 30th क्वेश्चन को समझना है मुझे। देखो पढ़ करके फिर बताओ इसका क्या मतलब है। सर जितनी हाइट तक सर जो मरकुरी को पोर किया जाएगा, उसको अगर x मान लें, तो सर जो एयर कॉलम प्रेशर लगाएगा उसको सर मरकुरी के वेट और पिस्टन के वेट के सर बराबर कर देंगे बिल्कुल। सर इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो हाँ, तो इनिशियल कंडीशन क्या दी गई है? इनिशियली भी तो पिस्टन है ना यहाँ पर क्वेश्चन में, और मैं पिस्टन को इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि थर्मोडायनेमिक में बहुत सारे क्वेश्चन पिस्टन वाले आते हैं। तो जो क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में पिस्टन वाले आएंगे, उनका एक कंसेप्ट यहीं पर समझ, उनका एक कंसेप्ट यहीं आ रहा है। हाइट कितनी दी गई है इसमें? सिलेंडर की पूरी हाइट 100, तो 1 मतलब इसको मीटर। एल मान लेते हैं, इसको एल मान लीजिए, एल इज द टोटल लेंथ। और में क्या रखा है? एयर, द टॉप इज क्लोज्ड बाय द फ्रिक्शनलेस लाइट पिस्टन। अच्छा सॉरी, ये पिस्टन टॉप पर है। दिस top is closed by the frictionless light piston and there is air. उसके बाद पिस्टन पे मरकरी डाल रहे हैं, तो पिस्टन पे वो मरकरी डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कितना मैक्सिमम मरकरी डाल सकते हो आप। होगा क्या अगर आप पिस्टन के ऊपर मरकरी डालोगे? और मरकरी एक ही बार में डाल दिया है कि उसमें ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, स्लोली। ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस माने जाते हैं। इसी को थर्मोडायनेमिक में आगे हम कहेंगे क्वासी स्टैटिक। धीमे धीमे प्रोसेस होगी। और इनके फायदे क्या है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बेनिफिट्स क्या होते हैं, मतलब इनमें क्या क्या, इनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? अगर कोई प्रोसेस बहुत धीमे धीमे होगी तो उसमें क्या होगा? नहीं, टाइम तो होगा ही। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब जो कि बहुत स्लो प्रोसेस हो। इसका न्यूमेरिकल में क्या एडवांटेज है? वेरी स्लो प्रोसेस को न्यूमेरिकल में कैसे माने जाए? हम मतलब क्वेश्चंस में इसका यूज कैसे करेंगे? तो ये तो सबको कोई जानता है कि स्लो प्रोसेस मतलब क्वासी स्टैटिक, बट क्वेश्चन में क्या काम है इसका? हर टाइम पे पिस्टन इक्विलिब्रियम पे रहेगा। क्वेश्चन में इसका काम ये है दैट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग। समझते जाइए क्योंकि हम ये सब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ एंटर कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये सब काम आता है। सिस्टम मतलब कि गैस, और सराउंडिंग मतलब जो उसके आउटसाइड है, जो भी चीज पिस्टन के बाहर है, इनके बीच मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा। कब? इनके बीच मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन कब होगा? प्रोसेस के बिगिनिंग में, या प्रोसेस के एंड होने पर, या प्रोसेस के किसी भी पॉइंट पर? तो प्रोसेस के किसी भी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पे रहेगा। किसी भी पॉइंट पर। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वासी स्टैटिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
at any stage of the process, initial stage, final stage, intermediate stage. जो एडवांस के सिलेंडर पिस्टन प्रॉब्लम्स आते हैं, सिलेंडर पिस्टन और स्प्रिंग लगा के पूछते हैं, सिलेंडर पिस्टन स्प्रिंग, ये 3 चीज लगा देते हैं क्वेश्चन में, उनमें सबसे ज्यादा यूज इसी की बात का है। ठीक है, बात समझ में आई? और जरूरी नहीं है कि हर प्रोसेस ऐसी होगी। एक बात और भी समझिए, कुछ प्रोसेसेस ऐसी भी होती हैं जो इनिशियल मोमेंट पर इक्विलिब्रियम पे होती हैं, फाइनल मोमेंट पर इक्विलिब्रियम पे होती हैं, बीच में नहीं होती, ऐसी भी प्रोसेसेस हैं। मैकेनिक्स से इसको समझोगे, इस बात को अगर मैकेनिक्स से समझे तो अगर एक रोलर कोस्टर टाइप का एग्जांपल लिया जाए, एक इस टाइप का ट्रैक मान ले, मैकेनिक्स मतलब माउंटेन और वैली मान लो कि ये मतलब पहाड़ है, माउंटेन वैली वाला कंसेप्ट। अगर कोई पार्टिकल एट द टॉप ऑफ माउंटेन है, एट दिस टॉप ऑफ माउंटेन, तो क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल है कि नहीं? क्या ये पार्टिकल यहाँ पर रेस्ट कर ही रह सकता? बिल्कुल टॉप पॉइंट पर रह सकता है, आइडियल कंडीशन में रह सकता है। माउंटेन के टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक पार्टिकल रेस्ट पे रह सकता है। भाई कितने सारे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं तो पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे जाते बैठ जाते हैं, फिसल तो जाते नहीं वो लोग। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर कोई चीज रेस्ट पे आ सकती है, ये भी इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर ये स्लाइड करे यहाँ से यहाँ तक, अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ के बीच में मूव करे, तो क्या इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी इक्विलिब्रियम पे हैं? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, क्या ये सभी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स? लेकिन मोशन जब स्टार्ट हुआ था तब इक्विलिब्रियम था, मोशन जब खत्म हुआ, इनिशियल इक्विलिब्रियम है, फाइनल है, बीच में नहीं है। तो ऐसी भी प्रोसेसेस हो सकती है। हालांकि ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किस टाइप की प्रोसेस की बात कर रहे हैं? थर्मोडायनामिक प्रोसेस की। इनको नॉन क्वासी स्टैटिक कहा जाता है। तो इसमें बात हो रही है कि मर्करी को जब फिल करोगे, इस स्टेटमेंट को भी आगे यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। इसमें मान लो ऊपर हमने कुछ एच जी मतलब मर्करी फिल किया, अब वो कुछ पूछ रहे हैं कितनी हाइट तक फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी मर्करी डाल सकते हो आप। तो ऊपर जब मर्करी डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पिस्टन नीचे जाएगा। कितना डाल सकते हैं भाई? मान लो सपोज एक्स, मर्करी डालने से पिस्टन नीचे आएगा, पिस्टन नीचे आएगा तो जो ये एयर होगी वो कंप्रेस हो जाएगी। तो अगर मान लें कि इस वाली एयर का पहले वाला प्रेशर P1 था और अब इस एयर का प्रेशर P2 हो चुका है, क्योंकि कंप्रेशन से प्रेशर चेंज होगा। और अब इस स्टेटमेंट का यूज करोगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेज, इनिशियल मोमेंट पर इस पिस्टन पर क्या क्या फोर्सेस काम कर रहे हैं? तो लाइट पिस्टन कहा गया है। हम इस क्वेश्चन को चेंज करके पिस्टन में मास यूज कर सकते हैं, पिस्टन में मास भी यूज कर सकते थे, बट इस क्वेश्चन में नहीं किया गया है। तो इसको मैं सिर्फ क्वेश्चन के नजर से नहीं देख रहा, इसको मैं ये देख रहा हूँ कि हम और क्या क्या कर सकते हैं इसमें। लाइट पिस्टन है, पिस्टन में कुछ मास नहीं है, तो एक तो एटमॉस्फेयर की फोर्स आएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया, और एक फोर्स इस एयर की वजह से आएगी, वो P1 इनटू एरिया। एंड नाउ दिस इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेज। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम होना चाहिए, विच मीन्स ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर है। तो यहां से इक्वेशन बनेगी P1 इक्वल टू P18। दूसरी बार में, सेकंड टाइम कर दिया,
तो अब टोटल फोर्स कितना आया पिस्टन के ऊपर? टोटल फोर्स ऑन दिस पिस्टन PATM इनटू एरिया, इतना तो एटमॉस्फेयर लगा रहा था। अब एटमॉस्फेयर के अलावा ये मरकरी भी तो लगाएगी, तो वेट ऑफ दिस मरकरी, फिलहाल उसको W लिख लेते हैं, वेट ऑफ द मरकरी, और इधर से P2 वाला फोर्स आएगा, और इनको भी आपस में बैलेंस करोगे, इक्विलिब्रियम यहां भी होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, फिर बोलो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के लिए, स्पेशली एडवांस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कि हम इक्विलिब्रियम कभी भी ले सकते हैं। तो फाइनली अगर हम देखेंगे तो फाइनल जब फोर्सेस को बैलेंस करा जाएगा तो हम लिखेंगे P2A शुड बी इक्वल टू P एटमॉस्फेयर इनटू A प्लस जो मरकरी का वेट होगा। वो निकाल कैसे सकते हो? मरकरी का वेट तो निकाल सकते हैं, तो PATM प्लस रो GH करके निकाल सकते हैं टोटल वो निकाल प्रेशर। लें। एक बार करिएगा, मैं इसके आगे नहीं, हाँ मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन करना, क्योंकि एग्जाम्स में ये सब चीजें नहीं होती है। एग्जाम्स में वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे होते, कैलकुलेशंस नहीं हो रही होती है। इसके बाद क्या करेंगे? प्रेशर तो आ गया एयर का, यहाँ पर प्रेशर आ गया और यहाँ पर, अब उसकी क्वेश्चन में लिखा है इट इज मेंटेन, टेम्परेचर इज मेंटेन। सर तो मतलब उसमें क्या? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 लगा लीजिए, देंगे। P1 into volume, P1 Boyle's law, P1 into this volume will be length into area equals to P2 V2। इस एयर का जो रिमेनिंग लेंथ है, नाउ दिस लेंथ A इज इंटू L माइनस एक्स करके निकाल। L minus x, तो लिखेंगे P2 into L minus x multiplied by E, और P2 यहाँ से लेकर के आएंगे। अब उसके बाद जाकर के ये x सॉल्व होगा, बेसिकली बॉयल्स लगा रहा है इसमें। और बॉयल्स लॉ लगाने में भी जो प्रेशर फाइंड आउट करोगे आप, ये सब मेन पॉइंट है कि बॉयल्स लॉ तो लगा लेंगे, लेकिन आप ये कैसे पता लगाओगे कि इनिशियल और फाइनल प्रेशर क्या है, P1 P2 की वैल्यूज, ये इक्विलिब्रियम से आएंगे। पिस्टन वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चन पिस्टन वाली हैं, कि अगर गैस अंडर पिस्टन है, तो आप ये समझ जाना कि इस गैस का प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए आपको पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा और उसके फोर्सेस को बैलेंस करना होगा, इनिशियली भी और फाइनली भी। इसी तरीके का ना एक क्वेश्चन ये है, इसको लिख लो, इसको आप लिख लो, फिर बता रहे हैं। लिख लिया? जरा सॉल्व एग्जांपल्स में जाओ, एक बार जरा सॉल्व एग्जांपल में देखिए। सॉल्व एग्जांपल में पहले तो आप ये देखो, 16th और 15th ये दोनों हम लोगों ने कल कर लिए डेली क्लास में। 15 और 16 क्वेश्चन देख लो। अगर 16 वाला रोटेटिंग ट्यूब है, इसी का प्रेशर कैलकुलेट किया था, लेकिन कुछ लोगों ने ई की पावर नेगेटिव बता दी थी, बाद में लोगों ने आगे बताया कि ई की पावर माइनस में नहीं जा रही थी, प्लस में जा रही थी। और इसके ऊपर वाला एटमॉस्फेयर वाला देख लो, P बराबर P नॉट ई टू दी पावर माइनस mgh बाई RT, ये दो तो कल डिराइव हो गए थे। 14th नंबर क्वेश्चन, 14th नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। वही स्प्रिंग और पिस्टन है इसमें। ठीक है, अब देखो, इसमें क्वेश्चन जब रीड करोगे तो चौथी लाइन पढ़ो जरा आप, नहीं फिफ्थ लाइन जो है, फिफ्थ लाइन देखो, गैस इज हीटेड बाय, मिला कुछ?
स्मॉल स्मॉल हीटर क्या करेगा, छोटा हीटर लगाओगे तुम, हीट जल्दी जल्दी आएगी कि मतलब बहुत टाइम लगेगा? छोटा सर हीटर सर धीमे धीमे ये प्रोसेस रेट। मतलब ये धीमे धीमे होगा, और आगे लिखा भी है स्लोली। ये क्वेश्चंस में पढ़ा करो आप इस टाइप की चीजें, जैसे ही ये पढ़ लोगे आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि पिस्टन का इक्विलिब्रियम, बस जैसे ही ये बात समझ जाएंगे इसका मतलब हमें पिस्टन को इक्विलिब्रियम पे रखना है, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद या तो बॉयल्स लॉ लगेगा या चार्ल्स लॉ लगेगा, या प्रोसेस एडियाबैटिक है तो पीवी टू द पावर गामा लगेगा, वो डिपेंड करता है किस टाइप की प्रोसेस दी गई है। इस क्वेश्चन में इनिशियल मोमेंट पर स्प्रिंग के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में स्प्रिंग के इनिशियल इंफॉर्मेशन दी गई है, किस तरीके रिलैक्स है वो। तो इनिशियली पिस्टन पे क्या क्या फोर्स आएंगी, स्प्रिंग स्प्रिंग अगर रिलैक्स है तो इससे फोर्स आएगा नहीं, खाली बाहर का एटमॉस्फेयर लगाएगा फोर्स। तो ये एटमॉस्फेयर यहाँ पर एक P-ATM लगाएगा, और अंदर से एक प्रेशर P1 लग रहा होगा। इक्विलिब्रियम के लिए क्या बोलोगे, P1 इक्वल्स टू P-ATM। फाइनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही है यहाँ पर P एटमॉस्फेयर, ये स्प्रिंग x अमाउंट से कंप्रेस हो चुकी है। तो ये कितना स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी Kx, और उससे प्रेशर कितना जनरेट होगा, स्प्रिंग की फोर्स से प्रेशर कितना जनरेट होगा Kx अपॉन A, और अंदर वाला प्रेशर P2 मान ले। तो अब हमारी इक्वेशन बन जाएगी P2 बराबर P-ATM प्लस Kx बाई A। तो इनिशियल प्रेशर आ गया, फाइनल प्रेशर आ गया। क्वेश्चन में आपको इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, पढ़ो रीड करो, आप समझ में आएगा। इनिशियल वॉल्यूम गिवन है और फाइनल वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। इनिशियल वॉल्यूम प्लस जितना एक्सपेंशन हुआ, इसमें कितना एक्सपेंशन हुआ है, कितनी वॉल्यूम बढ़ गई इसकी, एक्स लेंथ आगे बढ़ा है वो, तो एरिया ऑफ पिस्टन मल्टीप्लाइड बाई एक्स। नहीं है, अब टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है? यही तो हमें, इसी बात को तो पेपर में देखना होता है कि क्या इसमें बॉयल तो लगाओगे, कहीं लिखा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है? नो सर। नहीं, हीट करना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हीट करने के बाद भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हीट कर रहे इसलिए नहीं बोल रहे हैं, देखिए हीट कर रहे इससे ये बात साबित हो गई कि ये एडियाबैटिक नहीं है, बिकॉज हीट किया गया है तो इस प्रोसेस को एडियाबैटिक ले नहीं सकते। वॉल्यूम चेंज हो गई है तो आइसोकोरिक नहीं है, प्रेशर चेंज हो गया आइसोबारिक नहीं है, तो ये आइसोबारिक है नहीं, आइसोकोरिक है नहीं, एडियाबैटिक है नहीं। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आइसोथर्मल होगा, ये हो सकता है ये भी ना हो। इनफैक्ट पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर बदला होगा तभी तो पूछ रहा हूँ। और क्या इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है T1, तो T फाइनल निकालना है आपको, T2 निकालना है। तो हम क्यों ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये होगा, हमारे पास एक और चीज भी तो है कि P1 V1 बाई T1 शुड बी इक्वल टू, जिसको मोल कंजर्वेशन बोलते हो। P1 मालूम है, P2 मालूम है, V1 मालूम है, V2 मालूम है, T1 मालूम, T2। अब जिनको थर्मोडायनेमिक्स आती है उनके लिए इस क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि हीट कितनी गिरती है इसमें, फाइंड द हीट। वो अभी नहीं होगा क्योंकि वो उसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चाहिए। ये सब तो सीधे इक्वेशन से आ जाएगा, d इक्वल्स टू कैसे, कौन सी डी प्लस। इक्वेशन से, कौन सी इक्वेशन से? सर NCP डेल्टा T। सीपी क्यों लगाएंगे, प्रेशर चेंज हो रहा है। यही तो थर्मो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। देखिए केटीजी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, केटीजी आपको सिर्फ कैलकुलेशंस बताता है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन प्रोसेसेस में कितनी हीट आई थी वो बताएगा आपको।
दोनों चैप्टर जुड़े हैं आपस में। केटीजी से हम लोग एक्चुअली प्रेशर से कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं और टेम्परेचर। हीट कैलकुलेशन इससे नहीं होगी। सीपी नहीं लगाओगे। सीपी तो तब लगाते हैं जब प्रेशर चेंज ना हुआ हो। सीवी तब लगाते हो जब वॉल्यूम चेंज ना हुआ हो। सर डेल्टा वर्क डन से निकाल देंगे, डेल्टा सर P1 डी V1। मतलब सर वही लगा डी वर्क डन भी इक्वल्स कैसे निकालोगे? वर्क डन भी किस फॉर्मूले से निकालोगे? तो वो हीट की एनर्जी उसमें नहीं जाएगी, स्प्रिंग की एनर्जी में? पूरी इंटरनल एनर्जी नाम की चीज होती है, हाँ सर। सर वो ऐसे पढ़ कर रहे हैं सकते अभी हैं रुक इसको जाइए, वो पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं इसलिए बता दिया कि यही क्वेश्चन अगर हम चेंज करने लगे, हम इन्हीं क्वेश्चन को मॉडिफाई करते रहे, तो आप प्रिपेयर रहो। प्रिपेयर रहिए कि हम एक तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट ए कर रहे हो आप, पार्ट बी उसको भी बताएंगे। इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, दोबारा यूज करेंगे। दूसरी बार जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम उसमें हीट कैलकुलेट करवाएंगे। सर इसको फिर ऐसे करेंगे डी इक्वल्स टू मतलब डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ, यस सर वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह लगाना होगा। यस सर। करेंगे। फिलहाल इतना समझ में आया आपको? यस ये तो हुआ ना। अच्छा, इसके अलावा मैं फिर बोला एक दो क्वेश्चन में आपको वैसे बताना, इसको करना जरूर। तो ये तीन बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सॉल्व एग्जांपल 11, 12, 13। सॉल्व एग्जांपल 11, 12, 13 जरूर करिएगा। सॉल्व एग्जांपल 11, 12, 13 100% करो। ध्यान रखो, ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होते हमारे लिए। मतलब अगर आप सोच लो कि हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा टाइम खराब हो रहा, नहीं। थर्टी वन क्वेश्चन जो कि अगेन फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 31 इज मिक्सिंग ऑफ गैसेस। फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसको कई बार पूछते हैं इस क्वेश्चन को। पढ़ लो क्वेश्चन आप। पहली बात मुझे ये बताइए कि ये भी प्रोसेस क्वासी स्टैटिक है। दो अलग अलग कंटेनर में गैस है, सोच के देखो। दो अलग अलग कंटेनर में गैस है ना, और बीच में हमने एक स्टॉप वॉच लगाई हुई है। स्टॉप वॉच कह रहे हैं वॉल्व। फिर उसको खोल दिया तो दोनों तरफ की गैसेस मिक्स हो गई। आप जरा सोच के देखो, ये प्रोसेस स्लो हो सकता है? एक नहीं एक सर कंटेनर से दूसरे कंटेनर में गैस का जाना ये धीमे धीमे होगा, नो सर नो तुरंत। सर। नहीं होगा। इतने बहुत फास्ट हो गई। टायर में छोटी सी कील लग जाती है, पंचर जब होती है छोटी सी कील लग जाती है, छोटा सा छेद होता है, वो पूरी हवा निकल जाती है एक बार में। तो ये स्लो कैसे हो सकता प्रोसेस? मतलब इसमें हर समय इक्विलिब्रियम नहीं होगा, और इसीलिए क्वेश्चन में लिखा है व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। नहीं तो फिर वो क्यों लिखते हैं हम? वो कह रहे हैं कि वेट करो इक्विलिब्रियम आएगा। तो मैं ये कह रहा दूसरी दूसरे तरीके की प्रोसेस कौन सी हो सकती है जिनका एंड इक्विलिब्रियम पे होगा, बट उससे पहले वो इक्विलिब्रियम पे नहीं थी। हर प्रोसेस क्वासी स्टैटिक नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे यार? ए वाले में प्रेशर पी ए है और टेम्परेचर शायद इसका टी ए है और वॉल्यूम वी है, और इधर पी बी है, टेम्परेचर टी बी है और वॉल्यूम इसका वी है। बेसिकली सर बीच में तो इनको एक तरीके फाइनल से में कनेक्ट वॉल्यूम करने। ट्यूब ही रहेगा ना, आखिरी में जब वॉल्यूम तो ट्यूब ही रहेगा, अगर हम लोग उसको स्मॉल ट्यूब दिया हुआ है, क्योंकि सर इसमें सीधे ये करेंगे दोनों के मोल्स निकाल लेंगे आखिरी में इक्वेशन निकालने के लिए पी और इंटू टू वी इक्वल्स टू टोटल जो मोल्स हमें ये इन्फॉर्मेशन निकली एन ए प्लस एन बी इंटू आर टी कर देंगे, तो पी बाई टी करके ये हमको जो प्रूव करना हो जाएगा। यस सर। बिल्कुल। मतलब फाइनली फाइनली इनके प्रेशर्स ही इक्वल होंगे या टेम्परेचर्स भी इक्वल होंगे? तो मिक्स गैसेस में दोनों चीजें इक्वल आएंगी।
मिक्सचर जब बनता है, देखिए मिक्सचर जब होता है गैसेस का मिक्सचर, तो वो जितने भी कंपोनेंट मिक्सचर में होंगे, आपके मिक्सचर में जितने कंपोनेंट्स होंगे वो सब सेम प्रेशर्स पे आ जाते हैं एंड सेम टेम्परेचर्स पे आ जाते हैं। तो मतलब एक तरीके से फाइनली ये मान लिया जा सकता है कि यू हैव अ कंटेनर ऑफ अ 2V वॉल्यूम, प्रेशर इज P एंड द टेम्परेचर इज T, मतलब P फाइनल T फाइनल। तो अभी आपसे नहीं एक क्वेश्चन जो किया था वो वाला अगर आप ध्यान से समझ पाओ ना, तो ये क्वेश्चन 29 ही है, 29 जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर नहीं है। तो क्या किया उसमें, P फाइनल बराबर P फाइनल इंटू V फाइनल। V फाइनल क्या है हमारे लिए 2V, इक्वल टू दोनों के मोल ऐड कर देते हैं, मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B इंटू R इंटू T फाइनल। जो 29 क्वेश्चन है वही तो ये भी है, और अलग थोड़ी है कोई, बस उसको लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन अलग, क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन डिफरेंट वे में की गई है। और मोल्स आराम से निकाल सकते हो, Na लिख सकते हैं PaV अपॉन RTA, और इधर से NB निकाल सकते हो PbV अपॉन RTB। बस वो Na और NB उठाकर यहाँ रख दीजिए, आंसर आ गया। क्या हम सेपरेटली P और T भी निकाल सकते हैं? इसमें एक्चुअली क्या हुआ, P फाइनल और T फाइनल का रेशियो निकाल पाओगे। इंडिविजुअली क्या कोई तरीका है कि हम P फाइनल अलग से निकाल लें और T फाइनल अलग से निकाल लें? अलग से कोई तरीका है क्या इसके लिए? इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में तो ये नहीं पॉसिबल है। इस क्वेश्चन में तो P फाइनल और T फाइनल का रेशियो ही निकाल पाओगे आप। अलग अलग से ये नहीं बता पाओगे कि फाइनल प्रेशर कितना होगा और सर फाइनल इसमें टेम्परेचर कितना मेरे होगा। ख्याल से अगर देखो दो, एक मिनट सुनो, दो वेरिएबल्स है, तो एक इक्वेशन से तो होगा नहीं, 100% नहीं हो सकता। हमें कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तब हम बता पाएंगे। सर अगर इसमें पर मैं डिग्री कह ऑफ रहा हूँ वो जो मान लो वो दिया है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो क्या कर लेंगे? सर तो उसमें फिर वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेंगे, जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी को नहीं, फाइनल से बराबर कर देंगे। यही चीज नहीं, यही चीज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बन जाती है जब हम इसके आगे बढ़ जाते हैं ना। केटीजी के आगे वाला पार्ट जब आता है तो वो यही थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें और क्या चाहिए होगा, जानते हैं और इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए होगी? अगर आपसे ये कह दिया गया होता कि इन दोनों गैसेस को मिक्स करने के प्रोसेस में, दोनों गैसेस हमने मिक्स की, और इस पूरे प्रोसेस में ना तो हीट बाहर से अंदर आई है ना अंदर से बाहर गई है, अगर ये कह दिया जाए तो इससे क्या मालूम चल जाएगा? अगर इस तरीके की लाइन क्वेश्चन में लिखी हो कि इंसुलेटिंग बॉक्सेस चाहिए, एडियाबैटिक है। एटीएफ प्रोसेस है। नहीं एडियाबैटिक तो है, उसमें क्या कर ले आप? सर मतलब हीट वही T1 वही कि गामा इसमें एनर्जी कंजर्व करा सकते ये एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है। मिक्सिंग ऑफ गैस कैन नॉट बी प्रोसेस एडियाबैटिक। हैं। ये सर अगर एडियाबैटिक दिया हो तो हम वो काम कर सकते हैं। अरे तो मिक्सिंग एडियाबैटिक प्रोसेस बनता ही नहीं कभी। मिक्सिंग ऑफ गैस एक अलग आर्टिकल है, एडियाबैटिक प्रोसेस में तो आप एक ही गैस को एक्सपेंड और कंप्रेस करते हो, दूसरी गैस उसमें मिलाता थोड़ी है। नहीं समझना डिफरेंस, एक गैस को दूसरी गैस में मिला रहे हो तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए हम दोनों गैसेस मिला रहे हैं और मिलाने के कंडीशन में हीट लॉस नहीं हुआ मेरा, इट डजंट मीन कि प्रोसेस एडियाबैटिक है और पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट लगाएंगे, ये सब कुछ नहीं होगा इसमें। मतलब इसका ये हो जाएगा कि अगर हीट इनसाइड से आउटसाइड नहीं गई है और आउटसाइड से इनसाइड नहीं आई है, और वॉल्यूम तो कंजर्व किया नहीं आपने, वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम बढ़ा है कम हुआ है? यहाँ पर इधर वी वॉल्यूम था, इधर वी वॉल्यूम था, फाइनल 2V है, तो ओवरऑल वॉल्यूम तो बदला नहीं कोई हमारा। यस सर। तो हमने वॉल्यूम चेंज किए बगैर और हीट को एब्जॉर्ब और रिलीज किए बगैर दो चीजें मिक्स की हैं। कैलोरीमेट्री में क्या करते थे आप? कैलोरीमेट्री में जब दो लिक्विड मिक्स करे जाते थे, एक हॉट लिक्विड और एक कोल्ड लिक्विड को मिक्स करते थे, तो क्या हम ये काम नहीं करते थे कि M1 S1
into T1 minus T final equals to M2S2 T final minus T2. नहीं करते थे कि heat lost by one object should be the heat gained by other object. वो लिक्विड की मिक्सिंग थी, ये गैसेस की मिक्सिंग है, लगेगा वही चीज. मिक्सिंग ऑफ गैसेस इज सेम एज द मिक्सिंग ऑफ लिक्विड. चेंज क्या हो जाएगा? मास की जगह मोल, स्पेसिफिक हीट की जगह मोलर हीट, बाकी यही काम आएगा. यानी कि हम इसमें ये लगा रहे होते, नंबर ऑफ मोल इन ए इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए इंटू टी ए माइनस टी फाइनल इक्वल्स टू एनबी सी बी टी फाइनल माइनस टी बी. ये काम कर रहे होते. अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आती है कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या रखेंगे इसमें. यही सबसे बड़ा चैलेंज है. क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में गैसेस की जो मोलर हीट कैपेसिटीज है वो भी डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट रहती है. तो ये प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पर है कि कांस्टेंट प्रेशर पे है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर. कैसे? नहीं, मिक्सचर का वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, इंडिविजुअल वॉल्यूम का कांस्टेंट है. नहीं निकाल पाओगे. इसके लिए क्वेश्चन में हमें हीट कैपेसिटी देनी पड़ेगी. तो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि अगर दिया होगा तो ये कम करने के. इसके बाद ये जरूर करिएगा, 33 भी करिएगा क्वेश्चन, 34. अरे तो ए वाली गैस बी वाली से मिक्स हो गई ना जाकर के. ए वाली गैस बी वाले से मिक्स हो गई है. वो नहीं होगा. मिक्सिंग को कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ना मानिए आप. मैं बार बार कह रहा हूँ, मिक्सिंग मतलब केटीजी लगाइए और ज्यादा से ज्यादा कैलोरीमेट्री. इसमें थर्मोडायनेमिक के लॉ मत लगाना, फंस जाओगे. क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ते हैं तो उसमें एक और एजम्पशन होती है, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक केमिकल रिएक्शन की एब्सेंस में होता है. दो गैसेस मिक्स करोगे तो रिएक्शन तो होगी. अब आप कह सकते हो कि हमने इनर्ट गैसेस डाल दी, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि इनर्ट गैसेस डाली, तो एक अलग बात है. वरना नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिल रहा होगा तो कोई नई गैस नहीं बनेगी. केमिकल रिएक्शन तो हो रही है वहां पर, और जब केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल एनर्जी भी आएगी. वो सब कहाँ कंसिडर करते हैं हम लोग अपने सिलेबस में. तो फिलहाल मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ यार, ये करना है. इसके अलावा जो मेन क्वेश्चन है 33, मतलब इसके आगे वैसे तो बता दे रहा हूँ आपको यहाँ से, मतलब 31 ऑनवर्ड, 31 से लेकर के और 41 तक. सजेशन मेरा ये है कि आज ही कर लेना. आधे घंटे लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा. आपका एक हेडेक खत्म, एक चैप्टर प्रिपेयर हो गया. 42 वाले में एक्चुअली फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाती है, तो वो अभी ना बर्नौली के ऊपर है वो. हाँ, पढ़ चुके हो तो हो जाएगा. और इसका भी एडवांस में पेपर आ चुका है. आप सोचो, पीवाईक्यू लाओ, कभी दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछ चुके हैं. वो 42 पूछ चुके हैं. सब वो इनके क्वेश्चन को अपडेट करते रहते हैं. और एक ये वाला 45, अच्छा क्वेश्चन है ये. बस यही तक करना. 45 के आगे एक भी नहीं करना. 45 के बाद वाले क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है. जितना बोला है इतनी क्वेश्चन करोगे, इससे अलावा कुछ ना करिए. और जो एग्जांपल बोले मैंने, केटीजी फिनिश हो जाएगी. है नहीं, वो सब ड्यू और उसके ऊपर है. फॉग, ड्यू, सैचुरेशन पॉइंट, वेपर, वो सब सिलेबस का पार्ट नहीं है हमारे.
और एक ये था, हाँ एक सॉरी एक मिस हो गया क्वेश्चन यार, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन इधर भी है, ये भी नए कंसेप्ट के ऊपर है, कहाँ गया वो, हाँ 24 नंबर क्वेश्चन में लीकेज है, लीकेज ऑफ गैस का क्वेश्चन, ये बहुत डिस्टर्ब करता है। लीकेज ऑफ गैस का मतलब बेसिकली मोल कांस्टेंट रहेंगे क्या इसमें? नो सर। नहीं रहेंगे। और बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जो भी लगते हैं वो उसमें मोल कांस्टेंट होना चाहिए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि इसमें कोई भी गैस का लॉ काम नहीं करेगी, मोल बदल रहे हैं यहाँ पर। अब इसको देखना कैसे करोगे 24 वाला क्वेश्चन, और ये सारे जब हो जाएंगे तो इन्हीं क्वेश्चन में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है।